मैं अपनी नानी नाना के पास ही पली बड़ी थी, क्योंकि मेरी बचपन में ही मदर एक्सपायर हो गई थी। मैं 6 मंथ के करीब ही थी जब भी वो एक्सपायर हो गई। वो जबकि उसमें थे मिलिट्री में, उसके बाद भी शादी करने के बाद वो शिफ्ट कहाँ होगा नहीं, कुछ भी नहीं। कभी मतलब जो कमी होती है एक माँ बाप की, वो महसूस हुई आपको? लेकिन होता है ना कहीं मतलब लगता था कि पता नहीं माँ होती तो क्या करती। इंडिपेंडेंट कैसे बनी आप, मतलब किस तरीके का माइंडसेट था, क्या सोचा दिमाग में? मतलब वो 14 साल एक कंपनी में दिए, बट दूसरी कंपनी में मैंने 2 ही महीने काम किया, 2 महीने भी नहीं किया। किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए तो कंपनी में कितने साल लगभग काम करना चाहिए? उन्होंने कहा जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले मत बनो। मान लीजिए अगर आपका सेल आउट नहीं हो रहा है तो हम दूसरे स्टोर बना लेते हैं, हम उसके बिल्कुल अपोजिट में ही स्टोर खोल देते हैं। आप जैसे फील्ड में जाती हैं तो एज ए फीमेल आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करती होंगी, तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं और कैसे टैकल करती हैं? शादी जब आपकी हुई तो हस्बैंड आपके साथ में है, तो हस्बैंड किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपको काम में? सोचते बहुत बढ़िया है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से बंद हो जाते हैं प्लान्स। तो कल जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि एक पॉडकास्ट होना चाहिए आपके ऊपर, आपने बताया कि आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऊपर से आजकल आप देख रहे होंगे कि विमेन जो है पीएम भी हमारे जो है वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर कई सारे बिल्स लेके आ रहे हैं। अभी आजकल लोकसभा में यही मैं देख रहा हूँ। तो एक वीमेन जब मार्केटिंग की फील्ड में या बिज़नेस की फील्ड में आती है तो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो थोड़ा सा जो हमारी ऑडियंस है, पहले अपने बारे में आप बताएं कि आप क्या करती हैं और किस तरीके का काम आप करती हैं। मैं मार्केटिंग भी करती हूँ, ओके, और आपका सेल्स की टीम को भी हैंडल करती हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि सेल्स की टीम को हैंडल करना भी बहुत टिपिकल होता है। कहाँ क्या सेल करना है, किस एरिया में क्या करना है, किस स्टोर पर स्टॉक देना है, कितना देना है, कहाँ बिल का इशू नहीं आए, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। ओके, तो मतलब मेन चीज़ है आप मार्केटिंग का करती हैं ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे आपने बताया कि हम जब आप बहुत छोटी थी तो आपकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज थे कि आपकी माताजी बहुत, जब आप कम उम्र की थी शायद 6 महीने, तो तब वो गुजर गई। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे वहाँ से आपने इवॉल्व किया और कैसे मतलब बचपन आपका गुजरा। मैं अपनी नानी नाना के पास ही पली बड़ी हूँ, जी, क्योंकि मेरी बचपन में ही मदर एक्सपायर हो गई थी। ओके, मैं 6 मंथ के करीब ही थी जब ही वो एक्सपायर हो गई थी। उनको नॉर्मली फीवर आया था जिसमें वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद ही थोड़े दिनों के बाद ही मेरे फादर ने दूसरी मैरिज कर। ओके, दूसरी मैरिज करने के बाद कभी उन्होंने पलट कर नहीं देखा। अच्छा, कि बच्चों को कौन रखेगा, कौन देखेगा। कितना भी नानी नाना थे, कभी तो उनको देखना था ना, हाँ, कभी नहीं देखा। ओके, और वो जबकि उसमें थे मिलिट्री में, उसके बाद भी शादी करने के बाद वो शिफ्ट हो गए। कहाँ होगा नहीं, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अभी भी ना, कुछ अपने अब तो वो है ही अच्छा, नहीं। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि मैंने उनको केवल 2 ही बार ही देखा। एक तो मेरे नाना एक्सपायर हुए थे तब, दूसरी बार जब वो खुद एक्सपायर हुए। ओके, करीब इस बात को भी 8 साल हो चुकी है उनको एक्सपायर हुए। तो जब उन्होंने दूसरी मैरिज की उसके बाद उन्हें पलट कर ही नहीं देखा कभी भी। तो जो नानी नाना थे उन्होंने ही पाला बड़ा, जो मौसी वगैरह थी उन्होंने, उनके घर पे ही मेरा बचपन बीता। अच्छा, अच्छा, एक इस चीज़ के अलावा नानी के घर का एक्सपीरियंस होता है, वो कहते हैं कि अलग ही होता है बचपन अगर वहाँ गुजरता है। तो आपका एक्सपीरियंस नानी के घर का कैसा था? क्या कभी मतलब जो कमी होती है एक माँ बाप की, वो महसूस हुई आपको? वैसे तो नानी नाना ने बहुत ख्याल रखा, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, सब कुछ कहते थे। हाँ। लेकिन होता है ना कहीं मतलब लगता था कि पता नहीं माँ होती तो क्या करती। मतलब एक कहीं ना कहीं ये छूट जाती है कहानी कि माँ होती तो ये करती, माँ होती तो वो करती। वैसे तो उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत कुछ किया, लेकिन वो हमेशा रही कि वो होती तो क्या करती, ये मुझको नहीं पता चला कि माँ क्या करती। तो ये हमेशा मुझे रहता है, क्योंकि नानी के घर का एक्सपीरियंस मतलब बच्चों के लिए जो रहता है वो अलग ही रहता है, और आपका तो बचपन नहीं गुजरा है, तो मतलब वो भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस रहता है। बाकी जब आप वहाँ पली बड़ी हैं, एजुकेशन वगैरह भी आपकी हुई, उसके बाद में मतलब ये कब सोचा कि मुझे अपने आप में कुछ करना है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि एजुकेशन लेने के बाद में जॉब कर लेते हैं, तो आपने जॉब से स्टार्ट किया या फिर इंडिपेंडेंट कैसे बनी आप? मतलब किस तरीके का माइंडसेट था, क्या सोचा दिमाग में आपने? जब मैं 8th कंप्लीट किया था तो मेरी नानी ने मुझसे एक ही बात कही थी कि आगे की पढ़ाई तुमको खुद करना,
ओके। जबकि ऐसा नहीं था, वो करा नहीं सकती थी। उनका मानना ये था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मान लो कल को मेरी शादी भी हो गई, हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया तो, या मैं ही नहीं रही इस दुनिया में तो कौन सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने इसलिए मुझसे ये कहा कि तुमको कहीं भी रहोगी लेकिन डिपेंड ही बनना है अपने आप पर। तो इसीलिए जब से मैंने 9 से ही मैंने जॉब की है, पता है आपको? अच्छा, 9 क्लास से? हाँ, 9 से मैंने 2 महीना एक होम्योपैथिक स्टोर पे काम किया। अच्छा। यहाँ मुझे 1500 रुपये मिलते थे। क्या एज थी आपकी? अब आप मान लीजिए 9th में मैं 15-16 ईयर्स की रही होंगी, 15 ईयर्स की रही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन वो ऐसा नहीं था, पार्ट टाइम जॉब करती थी, दिन में स्कूल जाना, उसके बाद आके वहाँ मेडिकल स्टोर पे बैठती थी। कुछ काम नहीं था, बस वहाँ पे देखना होता था, बिल देख लिया, हाँ रिसेप्शन पे थी। फिर मैंने सोचा इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एजुकेशन आज के ज़माने आपको मालूम नॉर्मली भी करोगे तब भी महंगी है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने जो था एक न्यूज़पेपर में एड्स देखा था, एक कंपनी में निकला था कि यहाँ वैकेंसी है। तो जब मैंने वो जॉब ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे उससे ज़्यादा सैलरी ग्रोथ करके मिली। ओके। तो ऐसे मेरा सफ़र ये स्टार्ट हो गया जॉब का। तो मेन चीज़ है कि इंडिपेंडेंट बनाने के वही होता है ना कि इंडिपेंडेंट अगर हमें बनना है तो कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है। हाँ। तो मतलब आपकी नानी का और नाना का इसमें सहयोग था, बिल्कुल सही, कि उन्होंने पहले से ही आपके ऊपर बोझ उस तरीके का डाला, हाँ। कि आप इंडिपेंडेंट बनने की ओर सोच पाए और करना शुरू। वो भी गलत नहीं थी ना। नहीं, वो सीख था ना लाइफ में, हाँ, कि मान लीजिए हमारे बाद इनका पालन हाँ। पोषण कौन करेगा। अपने आप पे डिपेंड बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की। हाँ। चलिए बढ़िया है। तो जॉब करने के बाद में मार्केटिंग फील्ड के बारे में कैसे सोचा कि मुझे इस डिपार्टमेंट में आना, सेल्स के बाद यहाँ, ये इस बारे में कैसे सोचा? ऐसा है कि मैं जॉब करते हुए 14 ईयर्स हो गए थे, ठीक है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही थी। उनको होता है मतलब किस टाइप की ग्रोथ चाहिए थी आप? मतलब मैं चाह रही थी जैसे कि सेल्स से हटकर एक मैं आपको बताऊं, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की मैंने। अच्छा। उसी में ही 14 ईयर्स हो गए थे। अच्छा, 14 साल तक जॉब किया? हाँ, कंटिन्यू एक ही ब्रांड में काम किया है। तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे इससे ऊपर प्रमोशंस मिले, जो मैं आगे जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकूँ, प्रूफ कर सकूँ कि मैं भी मार्केटिंग भी कर सकती हूँ या आगे सेल्स के लिए प्रमोशन भी करा सकती हूँ। लेकिन मुझे कभी वो मौका नहीं मिला। अब पता नहीं क्यों नहीं मिला, शायद लगता है कंपनी में कि नहीं कर सकते या जो भी है। ठीक है। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि टाइम तो बहुत हो गया जॉब करते हुए, अब मुझको कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिए। क्या मैं एक जॉब ही करती रहूँगी? क्या मैं एक फिक्स अमाउंट की सैलरी ही लूँगी? तो इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दी, रिजाइन कर दिया कंपनी में। ठीक है। मुझे एक कंपनी से ऑफर भी मिला सुपरवाइजर की पोस्ट का। अच्छा। लेकिन वहाँ थोड़ा इशू था, महीना 1.5 महीना ही किया, वो इशू मैं रिजॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा। तो मैंने वो भी जॉब छोड़ दी। मतलब वो 14 साल एक कंपनी में दिए, बट दूसरी कंपनी में मैंने 2 ही महीने काम किया, 2 महीने भी नहीं किया था, कुछ इशू की वजह से मैंने वो भी छोड़ दिया। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी डिप्रेस भी हुई कि अब मुझे करना क्या चाहिए जी। जबकि मेरा अपना स्टोर है छोटा सा, लेकिन वो कब खोला आपने? वो तो खुला हुआ मुझे 5 साल, मतलब जॉब के दौरान या जॉब के दौरान ही खोल लिया था। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा मान लो कभी मैं जॉब नहीं करूँ तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए। किस तरीके का स्टोर है? उसमें कॉस्मेटिक्स सब कुछ मिलता है। ठीक है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि अगर किसी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए तो कंपनी में कितने साल लगभग काम करना चाहिए, या बदलते रहना चाहिए, या लंबे समय तक काम करना है? अगर किसी कंपनी में वहाँ अगर ग्रोथ नहीं मिल रही तो लंबे समय तक काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या मानता है? मतलब मेरा मानना है कि अगर आपको लग रहा है आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है आपको इस काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आपको छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। अब आप अगर इंटरेस्ट से ही काम नहीं करेंगे, एक ड्यूटी के मुताबिक काम करेंगे, तो वो जॉब नहीं चलती। या तो वो हटा देंगे, तो इससे बेटर है कि आप ही छोड़ दो। मतलब जब आपको काम करने में मजा आना बंद हो जाए, हाँ, तो छोड़ देना चाहिए। आपको कुछ एक नया करना चाहिए। एक ही चीज को लेके बैठने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक मजा ना आए फिर वो चीज़ बोझ बनने लगती है। एक जिम्मेदारी लगती है कि बस मुझको सैलरी लेनी है और मैं सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा, सैलरी लूंगा, बात खत्म हो गई है। फिर क्या है कि ग्रोथ होनी भी होगी तब भी नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर बोझ आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओके। तो आपने फिर सेल्स में कॉस्मेटिक्स को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी चूज़ कर सकती थी आप, तो सेल्स में कॉस्मेटिक्स को ही एक निश क्यों सिलेक्ट किया आपने कि कॉस्मेटिक्स ही करना है? मैंने 14 ईयर्स जो काम किया वो कॉस्मेटिक लाइन में किया। अच्छा। हाँ। तो मुझे अनुभव भी उसी चीज़ का था। अब मैं किसी और लाइन को चूज़ करती तो मुझे सीखना पड़ता, और इंटरेस्ट भी मेरा कॉस्मेटिक में ही था, तो इसीलिए मैंने कॉस्मेटिक ही चुना।
तो फिर आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, जैसे कि आपने अपना स्टोर डाला कॉस्मेटिक का, ये कब आया दिमाग में कि मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, वो कब दिमाग में आया? जब मैंने जॉब छोड़ी सेकंड वाली जी। अब मैं उस समय तो डिप्रेस थी, मेरा स्टोर छोटा है, बट ये होता है आजकल के हिसाब से आपने देखा कितनी महंगाई है, हर चीज़ के लिए कितना महंगा है। तो मैंने सोचा केवल स्टोर से काम तो नहीं चलेगा, तो मुझे मेरे पास एक ऑफर भी आया। अच्छा। सुनामा नेचुरल की तरफ से, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफर था। ओके। हाँ, उन्होंने मतलब पहले फर्स्ट मैं मिलने गई थी मैम से, तो उसके बाद मुझे लगा शायद वो मुझे जॉब का ऑफर देंगे। अच्छा। मतलब हाँ, मुझको आइडिया नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नॉर्मली बुलाया था मिलने के लिए। तो मैं ऐसे मिलने गई थी, उन्होंने जब हम लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की मुझसे। उन्होंने कहा जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले मत बनो। राइट। क्योंकि क्या मान लो अभी यहाँ ये बात तो सुनामा के ओनर ने कहा आपसे? यस, ये बात सुनामा वाली मैम ने बोला। क्योंकि क्या जब ये 2-3 जगह हुआ ना कि वहाँ प्रमोशन नहीं मिला, मैंने जॉब छोड़ दी, फिर दूसरी कंपनी पकड़ी, वहाँ पे भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि जो मैं जैसे करना चाहती हूँ वो वैसे नहीं करता है इंसान, अपने हिसाब से चलती है ना भाई, क्योंकि सीनियर जो होते हैं वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। तो मैंने ये सोच लिया था, मतलब डिस्कशन हुआ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो मेरे माइंड में ये सेट चलने लगा कि अब मुझे जॉब देने वाला बनना है, एक नई फील्ड मिल रही है। और मतलब दिमाग में चलने लगे होंगे कैलकुलेशंस की, यहाँ से इतना बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं, कि मैं एक ऑनर बन के काम करूँगी। इसलिए मैंने अभी क्या है कि एक स्टोर है, फिर मेरे अंडर में कई सारे स्टोर्स होंगे, चेन बन जाएगी। राइट। तो कैसे शुरू किया डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सुनामा का स्टार्ट किया होगा तो हर ओनर ने, शॉपकीपर ने, स्टोर वाले ने कहा होगा कि भाई चलो रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। कैसे शुरू हुआ उसका सिलसिला? अब उस समय तो हम ये डिसीजन लेके चले आए कि हाँ भाई सुनामा का काम करेंगे। हाँ। लेकिन मार्केट का हमको एक्सपीरियंस ही नहीं था, नहीं होगा क्योंकि हमने तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया है, मार्केटिंग का काम ही नहीं किया। तो हमने कई जगह हम गए, करीब हमने 2 महीना घूमने में निकाल दिया। ठीक है। कि जगह जगह स्टोर पर गए, विजिट की कि क्या कैसे होता है काम। कई लोगों ने तो मना कर दिया, नई कंपनी है नहीं लेंगे, क्योंकि हम लॉन्च ही हमने किया वहाँ। अच्छा। हाँ, बरेली आसपास के सराउंडिंग एरिया में लॉन्च हमने किया सुनामा का। ओके। काम जो था, तो अब हम कई बार होता था कि थोड़ा वो लगता था कि हम सोचते थे क्या काम लिया है, थोड़ा बहुत टिपिकल चीजें आ रही हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिम्मेदारी तो ले ली है हमने। अब बड़े बड़े जो स्टोर्स थे उन लोगों ने जब मना किया, फिर मैं रात को बैठ कर ये सोचती थी कि ऐसा क्या करूं मैं जो ब्रांड उड़ जाए। तो मैंने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। उसमें मैंने छोटी छोटी शॉप के नाम लिखे, बरेली के अलावा भी लिखे मैंने, गूगल पे सर्च करके घूम के। ये 2 महीने मैंने घूमने का काम किया। अच्छा। सेल की उसमें मैंने, उस दौरान भी खाली नहीं थी मैं, बट 2 महीने मुझको घूमने में निकल गए। मतलब मेन चीज है आप नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं कि हाँ जान पहचान बने। धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि अचानक से नहीं होगा। और फिर जब बन जाएगा तब हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। फिर उसमें लोगों ने सपोर्ट भी किया। जब मैं कई बारी गई, जैसे आपके पास गई हूँ, आपने कहा नहीं मैम नई कंपनी नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं है, हम देने नहीं आए हैं स्टॉक, हम तो केवल मिलने आए हैं, हम तो दिखाने आए हैं कि मतलब हम ये प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देख लीजिए, जब आपको लगे रिक्वायरमेंट है तब आप हमें बता दीजिए। और जब उनसे जान पहचान हो जाएगी फिर वो कुछ भी रखने को तैयार है, क्योंकि आपका भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया। अच्छा, ट्रस्ट कितना जरूरी होता है कोई कंपनी अगर हम चला रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी हम कंपनी चला रहे हैं, तो ट्रस्ट की क्या रोल है आपके मुताबिक? देखो, मेरा मानना है कि सामने वाले का पैसे की भी वैल्यू होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं आपको केवल स्टॉक सेल करके चली आई, नहीं, मेरा काम ये है ही नहीं। मैं तो आपको समझाऊंगी, दिखाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। और मैं यही कहूंगी सब लोगों से कि कभी भी स्टॉक बहुत बल्क में नहीं देना चाहिए। उसमें क्या होता है, डैमेज होता है, एक्सपायरी होता है, रिटर्न होता है, उसमें लॉसेस कंपनी के थोड़ा सेल हो सकता है। हाँ, सेल होता जाए, आप ऑर्डर दोबारा नेक्स्ट डे। तो मैंने ये सबसे यही बात कही कि आप 6 पीस मत मंगाओ, आप 3 ही पीस मंगाओ, बट रखकर जरूर देखो। और एक हमारी आदत है, हम सैंपल जरूर दिखाते हैं सबको। आप नहीं भी लोगे, हम तब भी दिखाएंगे सैंपल जरूर। हाँ, कि नहीं आप देख लो। और ऐसा हुआ कि देखने के बाद मना नहीं किया लोगों। वही है ना, क्वालिटी अगर उनको पसंद खुद को आएगी तो जाहिर सी बात है वो किसी अगर कस्टमर को बताएंगे उस बारे में तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, कि ये हम सही मटेरियल दे रहे हैं।
बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर भी बना रहना चाहिए। बना रहना अच्छा, कस्टमर के साथ लॉयल्टी, उस रिलेशनशिप को आप कैसे देखती हैं? कस्टमर को हम केवल सेल ना करके हाँ। उनकी नीड समझें, तब हम किसी के साथ अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं केवल आपको सेलिंग करने के लिए नहीं, मैं पूछती हूँ पहले आप क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं मेरे बस, ठीक है। पर्सनल नहीं होते कभी, कि मैम आप डेली यूज में क्या यूज करती हैं, मॉर्निंग में उठकर कैसा फील लगता है आपको, टेक्सचर ड्राई होता है, रफ होता है, इस टाइप से मैं 4-6 क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ। जब लगता है कि हाँ अब ये समझ गई, तो फिर मैं उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको समझ। ओके। अच्छा, कोई भी अगर सेल्स करना चाहता है, कोई बिगनर है इस फील्ड में, तो वो अपने किसी भी कस्टमर से, क्लाइंट से कौन से 3 क्वेश्चंस पूछे ओपन एंडेड जो आप बता रही हैं, जिससे कि कस्टमर उस पर भरोसा कर सके? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहिए, मैम आपका डेली रूटीन क्या है? आप हाउस वाइफ हैं या आप वर्किंग वूमेन हैं, या आप डेली में मैम क्या यूज़ करती हैं, है ना? ये जो मेन ये 2 होते हैं क्वेश्चन, ये ज़रूर पूछना चाहिए। आप यूज़ क्या करती हैं और आपका डेली रूटीन क्या है, आप कितने घंटे बाहर रहती हैं, कितने घंटे घर में रहती हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। उसके बारे में पता लग जाए। हाँ, उससे पता चलता है मैम यूज़ क्या कर रही है और उनका कंसर्न क्या है। भाई हो सकता है उनको पिगमेंटेशन हो, राइट, हो सकता है उनको डलनेस हो रही हो सकता है उनको केवल बेस की ही जरूरत हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो कब डिसाइड किया आपने कि आपने बताया कि हम रिसेंटली आपने एक रुचिका मार्केटिंग के नाम से जो आप करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक आप ऑफलाइन कर रही थी, अब आप उसको ऑनलाइन भी ले जा रहे हैं कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करना, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को ले जाना, तो कब सोचा कि ऑनलाइन भी करना चाहिए? ये मैंने इसलिए सोचा कि जब मैं ऑफलाइन में काम कर रही हूँ बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, स्टॉक रिटर्न आता है, एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, खुद फील्ड में भागना पड़ता है, कहीं कहीं होता है कि मान लीजिए शॉपकीपर ने स्टॉक नहीं रखा तो मुझे वहाँ एक्टिविटी भी करनी पड़ती है। मान ली एक्टिविटी कैसे, एक हमने स्टॉल टाइप का लगाया और एक लड़की को खड़ा किया कि जितने भी कस्टमर आएंगे आप उनसे कॉलिंग जरूर करोगे। अच्छा। हाँ, और मैं तो यही बनाती हूँ, बैठ के सोचती हूँ कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि शॉप ऑनर भी मना ना कर पाए। मतलब ये है कि उस एरिया में अगर हमने कुछ एक्टिविटी करा दी तो उससे क्या है कि अवेयरनेस हो जाएगी, कस्टमर लेने को तैयार हो जाएगा। हमने एक्टिविटी से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि जब मैंने स्टोर पर विजिट की तो बहुत लोग नहीं माने, वही ना, मतलब हर कोई नहीं लेता माने। मैंने घरों में एक्टिविटी की, किटी पार्टीज में एक्टिविटी की, और कॉलोनियों में जो स्टोर्स होते हैं मैंने वहाँ एक्टिविटी की, और केवल लड़की को भेजा, उसके साथ में मैं खुद खड़ी हुई, ऐसा नहीं था उसको छोड़ दिया, नहीं, मैं बैक में खड़ी रहती थी। मुझे ये लगता था क्या पता वो कन्विंस ना कर पाए, मैं कन्विंस कर सकती हूँ। एक होता है ना कि खुद का आप कैसे बात करते हो, तो ये चीजें कर करके जब मैंने किया तो अब मुझे ये लगता है कि ऑफलाइन तो मैं सेटल हूँ, मुझे अब ऑनलाइन भी जाना चाहिए। मतलब यही है कि अपना दिमाग लगाते रहना कि अगर कोई हमारे पास कहता है, ऑर्डर हमें देता है, तो हमें ये फोकस करना है कि कैसे भी करके उसकी सेल्स लेके आनी है, कुछ भी हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़े, कैसा भी करना पड़े, करना है। हम ये नहीं चाहते हैं उसका भी स्टॉक डंप हो, भाई पैसा तो उसका भी कीमती है। राइट। तो अच्छा, आपका जो सक्सेस रेट है वो कितना रहता है? मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट आपको 100 पीसेस देता है तो उसमें से कितना सक्सेस रेट है, कितना माल आता है वापस और कितना सोल्ड आउट हो जाता है 100 में से? शुरुआत में तो ऐसा हुआ, मान लो 50 पीस दिए जी, तो 30 पीस बिके। हाँ, 10-20 का कि मान लो 5-6 का मैम डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पैकिंग का इशू हुआ, या मतलब कुछ भी, ठीक है। उसके बाद 10-12 रिटर्न भी किया कि सेल आउट नहीं हो रहा है, मैम एक बार बिक गया, आप रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये भी एक मेन मतलब ये ऐसा, मतलब ये नहीं है जरूरी कि हर स्टोर पे बिके ही, हाँ, ये जरूरी नहीं। तो हम तो ये करते हैं, मान लीजिए अगर आपका सेल आउट नहीं हो रहा है तो हम दूसरे स्टोर बना लेते हैं, हम उसके बिल्कुल अपोजिट में ही स्टोर खोल देते हैं, वहाँ बात कर लेते हैं, वो स्टॉक उठा के वहाँ सेल कर देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑर्डर तो ले लिया कि हम आपका डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे, डन कर देंगे, कभी ऐसा हुआ कि आपको मना करना पड़ा हो किसी क्लाइंट को, आपका सेल आउट नहीं हो पा रहा है, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसा मौका आया? हाँ, ऐसा हो गया है। अच्छा, कैसा फील होता है वो? उस टाइम पे हमको लगता है कि यहाँ हम मतलब नहीं कर पाए, या हम यहाँ एक कन्विंसिंग पावर नहीं थी हमारी, फिर हम सोचते हैं नहीं, क्या पता हम इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा, हम वहाँ निराश नहीं होते हैं कभी भी। मतलब हम पता नहीं क्या ये आदत है हमारी
कि मतलब आपसे अगर लगता है हमको कि सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है जी। तो हम तुरंत उसको क्लोज कर देते हैं और दूसरी जगह हम काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि कोई भी ब्रांड है और कोई भी क्लाइंट है उसको भी समझना चाहिए कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है हाँ तभी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है और हम उसको रखवा के बिकवा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मतलब ये तो सभी के लिए है। प्रोडक्ट में भी दम होना प्रोडक्ट में चाहिए। भी दम है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी है, जैसे कि आपने बताया कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हर स्टोर पे हमें दिखते हैं, ऑनलाइन हमें उतना क्रेज नहीं है उन चीज़ों का। नए ब्रांड्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जिन स्टोर्स पे आप मटेरियल रखती हैं तो कंपटीशन का भी इशू आता होगा कि कौन सा ब्रांड बेचे हैं हम, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 10 क्लाइंट हैं, एक स्टोर में हमने 10 पीस सबके रखे हुए हैं, कौन सा बिकेगा कौन सा नहीं बिकेगा उसका थोड़ा सा कैसे डिफाइन करती है कंपटीशन के बारे में? जैसे छोटे स्टोर्स पे तो ये होता है जी। कि ऑनर भी बेच लेते हैं स्टॉक। बड़े स्टोर्स पे क्या होता है, ऑनर नहीं सेल आउट करते हैं, जो स्टाफ होता है वही देखता है। तो पहले कई बार हुआ ऐसा कि ऑनर ने कहा भाई ये स्टॉक नहीं सेल हो रहा है, स्टॉक नहीं सेल हो रहा है मैम, और अगर देखते हैं 15 दिन 20 दिन नहीं बिकता तो आप उठा लीजिएगा माल। आपने सोचा माल उठाना तो सोल्यूशन नहीं है, नहीं है, हमें इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। तो हमने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला। ओके। एक स्टाफ रख लिया, ठीक है, जो हर दिन एक नए काउंटर पे जाएगी। अब परमानेंट में एक काउंटर पे रखती तो बाकी लोगों का स्टॉक डंप हो जाता। मतलब ये नया, मतलब कुछ नया करते रहो। हाँ, तो मैंने फ्लोटर, इसको फ्लोटर बोलते हैं, जो हर दिन एक नए स्टोर पे जाएगी। तो मैंने उस लड़की को हायर किया, एक बंदी को, और उससे कहा तुम्हें आज मंडे को यहाँ जाना है, संडे को यहाँ जाना, सैटरडे को। उससे क्या हुआ, उसका स्टॉक डंप नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम वो खुद ऑर्डर देता है। ये है कि इधर नहीं है तो हमने इधर ट्रांसफर कर मैनेज कर लेते, वापस नहीं करना पड़ता। चलिए बढ़िया है। तो कोई भी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन की क्या भूमिका है? डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं कि कोई भी मान लीजिए हमने नया ब्रांड स्टार्ट किया है, तो क्या ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन करना? क्या आज के ऑनलाइन के ज़माने में क्या हम सिर्फ ऑनलाइन बेच के भी अपना ब्रांड चला सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी ही है? देखिए, अगर आप कंपनी हैं, आप डायरेक्ट तो छोटे छोटे स्टोर पे 3-3, 6-6 पीस प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ काम करता है। भाई लोकल के बंदे को सब जानते भी हैं। अगर आप मान लीजिए आप बाहर रहते हैं तो वहाँ आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं जानते हैं लोग, तो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ इसलिए ज़रूरी है कि लोकल के बंदे पे लोगों को ट्रस्ट होता है। मान लो कल को कोई इशू आया, ब्रांड नहीं चला या सेल नहीं आई, तो उठाकर उनको स्टॉक रिटर्न कर दिया जाएगा। बाहर के एकदम कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करेगा? ये एक मेजर इशू रहता है। अच्छा, क्या इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं? मान लीजिए आपने किसी स्टोर पर रखा, जैसे एक एरिया है, उस एरिया के स्टोर्स पे हमने रखा और उस एरिया में हमने ब्रांडिंग करा दी, फ्लेक्स प्रिंट करा के लगवा दिए, बोर्ड्स लगवा दिए, दीवारों पर पोस्टर लगवा दिए उस प्रोडक्ट के, तो क्या सेल्स बढ़ती है या नहीं? हाँ, तो हम तो करते हैं। अच्छा। हाँ, हमने तो मान लीजिए कुछ स्टॉक पे पहले वो 5000 का स्टॉक लेते थे, तो हमने सेल बढ़ानी थी। हमको सेल हो रहा है, बट क्या वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो हर लोगों को बेनिफिट चाहिए एक्स्ट्रा, केवल मार्जिन से काम नहीं करते हैं लोग, उनको चाहिए कि एक्स्ट्रा ना क्या मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मान लो आपने इतने अमाउंट का, एक फिक्स अमाउंट होता है कि इस इतने अमाउंट का आपने स्टॉक खरीदा तो मैं आपकी ब्रांडिंग करा दूंगी। और कई जगह हुआ, मैंने ब्रांडिंग कराई भी है। ब्रांडिंग कराने से फायदा होता है। एक तो उनकी भी ब्रांडिंग हो रही, शॉप की भी, आपके यहाँ अवेलेबल है प्रोडक्ट, और दूसरी क्या प्रोडक्ट की भी, प्रोडक्ट की भी। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या सोच रखती हैं कि वो महिलाओं को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? आजकल सशक्त नारी करके मतलब कैंपेन्स रन हो रहे हैं, आरक्षण के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए या फिर दोनों को इक्वल देखती है कि मेल्स और फीमेल दोनों इक्वल ही रहना चाहिए? मेरा मानना है महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा। महिला को आगे बढ़ाने की एक ये भी वजह है क्योंकि देखिए, जो जीवन देने वाला है वो महिला ही है। भाई बच्चे को दुनिया में कौन लाता है? औरत ही लाती है। तो क्या ऐसा है कि औरत काम नहीं कर सकती? कुछ लोगों की ऐसी सोच भी है कि औरत नहीं कर सकती, भाई ये औरत नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है। जो एक बच्ची को जन्म दे सकती है, दुनिया में ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। ये नारी को शक्ति क्यों बोला जाता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो ये बताया था कि जैसे देवता है, हमारे 3 देव हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन देवियों की क्या जरूरत पड़ी कि देवी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो उसमें बताया कि देवी जो है, महिला जो है, वो एक गहराई को डिफाइन करती है कि उसमें सब कुछ समा सकता है और वो सबको जन्म दे सकती है। तो इसीलिए धरती को भी हम माँ बोलते हैं कि सब कुछ इसी से निकलता है।
और ये ब्रह्मांड में भी देवी रूप इसीलिए दिखाते हैं शक्ति, कि सब कुछ इधर ही से आया है, वो अपने अंदर कुछ भी बना सकती है, नया रच सकती है। तो इसलिए ये देवी का कॉन्सेप्ट आया, ये मैंने पढ़ा था इसमें। मोदी जी के बारे में नहीं बताया। हाँ, मोदी जी के बारे में मैं यही बताने जा रही थी कि जो उन्होंने एक अभियान चलाया है कि लेडीज को आगे बढ़ाना है जी, कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उनको बहुत सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं वो आजकल, जैसे आपका लोन वगैरह भी सपोर्ट सिस्टम है कि आप काम करिए, आगे बढ़िए। तो इस जो भी सुविधाएं वो दे रहे हैं, वो इसीलिए तो दे रहे हैं कि लोग लेडीज आगे बढ़े। अब जो लोग काम करना चाहते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास बैकअप नहीं होता है, ठीक है, ऐसा है। तो अगर वो इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं लेडीज को, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज का फायदा भी लेना चाहिए। आप जैसे फील्ड में जाती हैं तो एज ए फीमेल आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करती होंगी, क्योंकि जो मतलब मेल है वो उनका तो डेली का आना जाना है, फीमेल्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फील्ड में जब वो काम कर रही होती है। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं और कैसे टैकल करती हैं? कभी होता है बारिश हो जाती है, मार्केट में निकले, कई बार बहुत देर खड़ा भी रहना पड़ता है, मान लीजिए, और धूप बहुत पड़ रही है, तो कभी कभी होता है बहुत धूप में इन चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। कभी है ऑनर के बहुत भीड़ लगी है, तो कहता है मैडम अभी रुक जाओ, तो उतनी देर आपको वहीं खड़ा रहना पड़ता है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि नहीं मैम बाद में आइएगा, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, हाँ अभी टाइम नहीं है, बाद में आइएगा, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें भी फेस करनी पड़ती है। क्या इस तरीके की चीजें होती है कि मान लीजिए आप एक लेडीज हैं तो कोई दूसरी नजर से भी आपको देखने की कोशिश करता है, इस तरीके की चीजें मार्केट में होती हैं? अब वैसे तो अभी देखिए कभी हुआ नहीं। अच्छा, आपको फील नहीं? हाँ, अभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम वो माइंड से भी नहीं लेते हैं कि हो सकता है, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा चैलेंज नहीं कभी, मतलब पहले से और मतलब सोसाइटी बेटर होती चली जा रही है। हाँ, वैसे ऐसा भी है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई मैम आई ऐसा होता है कि मैम आई है तो मैम पानी ले लीजिए या चाय कॉफी, ऐसे भी लोग हैं तो पूछते हैं पहले। कई लोग ऐसे भी नहीं मैडम अभी टाइम नहीं है, आप जाइए, तो चले जाते हैं वहाँ से। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने से रोकते हैं कि हमारे घर की महिलाएं आगे ना बढ़े, उनको जानबूझ के वो लोग रोकना चाहते हैं ताकि फील्ड में ना जाए, उनको चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, इस तरीके की चीज़ें भी रहती हैं। तो उस सोसाइटी के लिए क्या कहेंगे जो लोग महिलाओं को रोकते हैं, फैमिली वाले ही रोकते हैं कि इनको रोकना चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि रोकना तो नहीं चाहिए। देखिए अपनी सोच बदलिएगा, आप सामने वाला कैसा है या गलत निगाह से देख रहा है या क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों पे ही अगर ध्यान देंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो सहयोग आप ही को कर रही है। भाई किसी की बहन है, बेटी है, वाइफ है या माँ है, तो सपोर्ट सिस्टम तो सभी के लिए है ना, वो अकेले के लिए नहीं कमा रही है, वो उन सभी लोगों के लिए कमा रही है। तो मेरा मानना है उनको कभी रोक नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी कितने लोगों की टीम रही है अब तक कि जिसके साथ में आपने काम किया? 8 से 10। 8 से 10। तो कैसे मैनेज करती है? मैनेज के लिए ये था, सुबह उठे, मॉर्निंग में हमने एक ग्रुप बना रखा है। अच्छा। उसमें जो भी लोग बीट प्लान डालते हैं, बीट प्लान होता है ना कि आज तुम शाहजहानपुर जा रहे हो, आज तुम यहाँ जा रहे हो, तो उन सब लोगों का बीट प्लान होता है, नेम होता है और ये सब मेंशन होता है। तो हमने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मॉर्निंग की बीट प्लान की डिटेल डालेंगे, देन इवनिंग की डालेंगे, और दिन भर में जितने भी स्टोर पर विजिट करेंगे उनकी फोटो क्लिक करके डालेंगे। उस तरीके से मैनेज। उस तरीके से। अच्छा, तो पूरे दिन अगर आपका फोन बजता रहे कि पूरा स्टाफ फोन कर रहा है, 10 लोग हैं, तो अगर दिन भर कॉल आती तो उसको कैसे मैनेज करती? कभी ऐसा लगा कि फ्रस्ट्रेशन आ गई कि आज बहुत काम कर लिया, आज दिमाग खराब है, इस तरीके का कुछ? ऐसा होता है जब ऐसा होता है तो मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। उस टाइम पे फोन स्विच ऑफ करके सो जाती हूँ, फिर आधे घंटे नहीं, लोग परेशान हो रहे हो, फिर फोन ऑन करती हूँ और लिख देती हूँ कि मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद बात कर। अच्छा, मतलब तुरंत कट ऑफ हो जाना उस चीज से कितना जरूरी है कि कोई अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, मान लीजिए अभी हमारा दिमाग खराब हो रखा है, अगर हम उसको अभी टैकल करने में लग जाएंगे तो और दिमाग खराब होगा और मतलब समस्या भी सॉल्व नहीं होगी, तो उससे कट ऑफ हो जाना कितना जरूरी है जो आप बता रही कि हमने स्विच ऑफ कर दिया? कट ऑफ इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आप पहले से फ्रस्ट्रेट हो और आपने कुछ ऐसा कह दिया कि मैं और गुस्सा बढ़ गया, तो मेरा मानना ये उस टाइम पे साइलेंट होना बेटर है,
क्योंकि पता नहीं है कि आपने क्या कहा मैंने क्या कह दिया, फिर आपको ये लगे कि मैंने ऐसा बोल दिया। तो उस टाइम पे मैं साइलेंट रहना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होता है उस टाइम पे। स्पेस के बाद जब मैं जागती हूँ, हाँ अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कोई आती है तो थोड़ा सा एक ब्रेक लिया, चाय जरूरी है, चाय तो हम भी पीते हैं। चाय पी ली तो थोड़ा सा हल्का होता है कि हाँ अब हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो चाय के बारे में कुछ बताइए। चाय तो हमको बहुत पसंद है। अच्छा। अगर किसी ने पूछा मैम चाय पियेंगी, हाँ भाई चाय तो पियेंगे, मना ही नहीं कर पाते हैं। गर्मी हो चाहे कभी भी पी लेते हैं, कभी भी। अब तो थोड़ा फिर भी हमने जैसे हमारा वेट बढ़ गया था, इसलिए थोड़ा अवॉइड करने लगे, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग वाली अभी भी है, वो पीते ही। हमारे यहाँ तो ऑफिस में क्या है कि डेली मतलब जितने भी क्लाइंट्स मिलने के लिए आते हैं चाय मतलब दिन में 5 लोग मिलने आए तो 5 बार चाय हो रही है। तो मतलब रहता है हमारे थोड़ा रहता है ना, अवॉइड नहीं कर सकते कभी चाय कभी। बहुत ज्यादा पीने से भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, फिर मार्केट में घूमना भी है आपको। लेकिन लोग चाय के ऊपर बहुत सारी चीजें कहते हैं, चाय की बहुत तारीफ होती है। एक ओशो करके फिलोसफर है, तो उनकी भी एक कोटेशन है कि लोग कहते हैं कि हमें चाय छोड़ना है, तो उन्होंने कहा मैं तो कहता हूँ चाय छोड़ना ही क्यों है, जब तुम भगवान के पास जाओगे तो वो भी तुमसे पूछेंगे कि चाय लोगे या कॉफी। इस तरीके का एक कोटेशन फेमस है। तो फिर चाय छोड़ना ही क्यों है? चाय छोड़ना ही क्यों है? क्योंकि चाय पे बहुत सारी चाय हमको पसंद है। मॉर्निंग में उठने के बाद पहले हम गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, ये रूटीन है। चलिए बढ़िया है। तो आगे रुचिका मार्केटिंग को क्या फ्यूचर देखती है कि हमें केवल डिस्ट्रीब्यूशन में रहना है या और भी चीजें करनी है, ऑनलाइन इसको किस तरीके से आगे करना है, क्या फ्यूचर देखती है? मैंने ये सोचा है कि मैं कई लोगों को ना प्रमोशन करने लगी हूँ आज स्टोर के। आपने कभी देखना आप मेरे पेज पे जाके, मैंने कुछ लोगों के वीडियो भी बनाए हैं, उन लोगों ने मुझसे प्रमोशन भी कराया। तो काफी लोगों ने कहा आप मैम अच्छा बोलते हैं, आप वॉइस एड वाली वीडियो बनाइए, आप सही अच्छा बोलते हैं। तो बात ये भी है। दूसरी चीज है, मतलब मेरा मानना है कि हमको दोनों स्तर पे काम करना जरूरी है। आजकल मार्केट में ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा है। आपने देखा इंस्टा पे लोग कितनी रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे भी रील्स बनाते हैं, कितना प्रमोशन करते हैं कंपनियों का। तो अगर हम ऑफलाइन ही रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? समय के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसीलिए हमने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चुना है। इसमें हम सबसे पहले तो विश्वास बनाना चाहते हैं लोगों का। ठीक है। हम मार्केटिंग भी करवाएंगे, दूसरी चीज है आपके प्रमोशंस भी करवाएंगे। मार्केटिंग उसमें लेवल में मार्केटिंग कंपनी में जो जो चीजें हैं वो सारा करेंगे। मेन चीज है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करा रही हैं, हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब कराया है तो प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करना पड़े, हाँ। वो आप सारी फैसिलिटीज देंगे, चाहे आपको ऑनलाइन लिस्ट करना पड़े, हाँ। चाहे बाहर ब्रांडिंग करनी पड़े, चाहे वीडियोस बनानी पड़े, हाँ। तो मतलब सारी फैसिलिटी वीडियो खुद भी बना लेते हैं। चलिए बढ़िया है। तो बरेली के अंदर केवल अभी स्टार्ट में आप बरेली के अंदर ही करना चाह रही हैं कि इसको मल्टीपल सिटीज में ले जाना चाह रही हैं? मैं तो मल्टीपल सिटीज में जाना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं चाहती हूँ लोग हमसे जुड़े, हम लोगों का ट्रस्ट भी जीते। दूसरी चीज है ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी है कि भाई आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये कंपनी ओपन की है, रुचिका मार्केटिंग कंपनी। मैं चाहती हूँ लोग उससे जुड़े और महिला को आगे बढ़ाने, जैसे मोदी जी बढ़ा रहे हैं महिलाओं को आगे, तो मैं चाहती हूँ लोग भी मुझे आगे बढ़ा। मतलब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। शायद मोदी जी हाँ विजन उनका भी कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो फोकस कर रहे हैं कि हाँ आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि महिलाएं सीरियस होकर भी काम करती हैं, एक जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। अब देख लीजिए आप घर में माँ कितने काम करती है, या घर में बेटी या बहू कोई भी हो, जिम्मेदारी सभी भी होती है। तो इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने की ये भी वजह है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती कभी भी। तो आपने अभी तक अपनी फैमिली के बारे में बताया, नाना नानी के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताया। बहुत जरूरी चीज है कि शादी जब आपकी हुई तो हस्बैंड आपके साथ में है, तो हस्बैंड किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपको काम में और वो क्या करते हैं, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा है? हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं जी, और कभी भी उन्होंने ना कि किसी चीज के लिए मना नहीं किया। ओके। कि मतलब ये मत पहनो या यहाँ मत जाओ, कभी भी रोक टोक नहीं की। और जो भी मैं उनको, जैसे कभी कभी होता है मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ कि आज ये काम नहीं हुआ, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी एक बात कह देते हैं कि अगले दिन एकदम मेरा माइंड दौड़ने लगता है कि नहीं बात तो सही कह रहे हैं। तो वो हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए क्या टिप्स देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देख भी रहे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी
कि दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कभी आप हाइपर हैं तो हमको पोलाइट हो जाना चाहिए, या हम हाइपर हैं तो वो पोलाइट हो जाते हैं, ऐसा है हमारे बीच। और कोई भी बात होता है हम शेयर जरूर करते हैं, दिन भर की कितनी भी बात हो, किसने क्या कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम शेयर जरूर करते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं है बात, चाहे बाद में उसको लगे उनको कि ये बात पता नहीं क्या बोल रही, लेकिन कहते जरूर। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉयल्टी बिल्ड होती है कि एक दूसरे को एक तो समझना, और दूसरा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। और प्लस माइनस का तो वो है ही कि एक गर्म है तो एक ठंडा होना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, जो सबसे ज्यादा बिलीव है मुझे वो है महादेव। ओके। बचपन से जब मेरे माँ बाप नहीं थे ना, तो मैं शिव के मंदिर में बहुत जाती हूँ। सबसे ज्यादा जो विश्वास है वो मेरा वहीं से ही बनना शुरू हुआ। अच्छा। मतलब एक फादर की तरह मानते। तो इसमें क्या रोल रहता है भक्ति का, भगवान का, गॉड का क्या रोल रहता है आपकी लाइफ में, कि लाइफ की ग्रोथ में क्या रहता है? मेरा मानना है जैसे जरूरी नहीं है कि भक्ति भगवान को दिखा के की जाए, वो लोगों को दिखा के की जाए, लेकिन ट्रस्ट बहुत है मुझे, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी फेस में ऐसे ऐसे चीज़ों से निकल आई हूँ जहाँ लोग डरते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई, अब ये ले लो, आप माँ बाप नहीं रहे, बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसी भी हुई कि माँ बाप के ना होने के बाद लोग ताने भी मारते हैं कि माँ बाप नहीं रहे, नानी के घर हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने तो महादेव पे ही अपना विश्वास है। अच्छा, कि आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आज आपके पेरेंट्स होते और आप उनके साथ में मतलब आपका बचपन गुजरता, तो क्या आप क्या कर रही होती आज? वो तो मुझे नहीं पता क्या कर रही होती, लेकिन हाँ जो भी लाइफ उन्होंने दी है, क्योंकि मेरा मानना ये है जो भी होता है हमारे साथ वो बेटर के लिए होता है। क्या पता वो बेटर नहीं होता, इसीलिए तो रही है। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि हो सकता है आप फिर इतना अपने ऊपर डिपेंड ना होती। नहीं होती, नहीं आगे नहीं बढ़ पाती, नहीं होती, क्योंकि माँ बाप सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, शादी करना है बस, और क्या करना है, ऐसे ही होता है, सोचते हैं। राइट। भाग्य पे भरोसा करती है कि जो भी किस्मत जिसको हम बोलते हैं कि जो भी होता है लाइफ में किस्मत की वजह से होता है, लक की वजह से होता है। मेरा मानना है कि आप मेहनत करो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। देखिए भाग्य पर डिपेंड होकर ही बैठना काम नहीं होता है। कि हो जाएगा, नसीब में होगा, मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करती। मेरा मानना है अगर आप किसी चीज को मेहनत और शिद्दत से कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं। एक कोटेशन इसके ऊपर भी है कि जो अब तक जहां आप हैं वो अपने भाग्य की वजह से आए हैं, और जहां आपको जाना है वो आप अपनी मेहनत की वजह से जाएंगे। बिल्कुल सही है ना। जो भी पास्ट है वो आपकी किस्मत थी, अब तक जो हुआ वो आपकी किस्मत थी, और आगे जो होगा वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। तो हमने यही तो सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, हमको हारना नहीं है, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे नहीं। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अब लोग ऐसे होता है ना, डर जाते हैं कि अरे बिजनेस नहीं चला। आपने देखा कितनी कंपनी आती है मार्केट में, वो खत्म हो जाती है, नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग हार मान जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है हार मानने से होता कुछ नहीं। आपको एक नई राह या नए काम पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहना। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये भी दिखाते हैं कि बहुत सारी कंपनी स्टार्ट होती हैं और वो स्टार्ट करने के 2-3 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। सोचते बहुत बढ़िया है कि हम ये करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से बंद हो जाते हैं ब्रांड्स। बहुत सारी चीजें लाइफ में रहती हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और जो चीजें मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी आज मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि होता है ना कि पर्सनल लाइफ के बारे में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। पॉडकास्ट क्यों जरूरी है किसी इंसान के लिए? पॉडकास्ट इसलिए भी जरूरी है कि उसकी क्या इच्छाएं हैं या क्या करना चाहता है, या वो क्या रहा और क्या है, उस चीजों से वो डिफाइन कर सकता है अपने आप को। ठीक है, इसीलिए पॉडकास्ट जरूरी है। और आज की ये पॉडकास्ट अगर कोई देखेगा तो उसे क्या सीखने को मिलेगा? उसको ये सीख मिलेगा कि लाइफ में कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे औरत हो या व्यक्ति, क्या कहना चाहिए, आदमी। चाहे औरत हो या आदमी, दोनों ही संघर्ष करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो रुचिका मार्केटिंग को हम तो यही मतलब होप करेंगे कि रुचिका मार्केटिंग बहुत आगे जाए, और आप जो भी कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए
ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रही हैं। हाँ। वो एक ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपकी कुछ डिटेल्स भी नीचे मेंशन कर देंगे जिससे कि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। तो रुचिका मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि फीमेल्स को सपोर्ट करें, जब हमारे पीएम कर रहे हैं मैं चाहती सबको करना हूँ चाहिए। इवन जो महिला आगे बढ़ना चाहती हैं जी। वो हमारे साथ जुड़े, वो सहयोग करें, क्योंकि हम भी उनको सहयोग करना चाहते हैं। हम बहुत सारी गांव कस्बों में एक्टिविटी की है हमने स्टार्टिंग में। जो महिलाएं काम करती हुई डरती थी, मैं उनको आप समझ लो मार्केटिंग करा देती थी उनको। मैं उनसे कहती थी आप ये किसी ने मुझे अपनी सिचुएशन बताई कि आज मैम मैं बहुत परेशान हूँ, या होता है कभी कभी बैकअप नहीं है या कोई बहुत दिक्कतें होती हैं, लोगों को खाने पीने की भी परेशानियां होती हैं, तो मैं वहाँ वो टाउन इसीलिए करती हूँ, वहाँ सेल के उससे नहीं चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मैं उन टाउन में क्या करती हूँ, महिलाओं से कहती हूँ आज तुम्हें 4 घंटे या 3 घंटे मार्केटिंग करनी है, उतना पैसा हम देंगे तुमको। देखो हम तुमको फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम अपना प्रमोशन करा के दे रहे हैं, और तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आप भी कमा सकती है हमारे जरिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ लोग हमसे जुड़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आप बिजनेस को और घर को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेकर चलना ज़रूरी है, तो इनमें कैसे आप तालमेल बिठाती हैं? इसके लिए तो हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक को वैन लेने आती है, एक को छोड़ने जाना पड़ता है, तो हम 5 बजे उठ जाते हैं। रूटीन लाइफ है हमारा। ठीक है। टिफिन बनाया, एक को वैन आई उसको छोड़ दिया, उसके बाद एक को छोड़ने गए, उसके बाद खुद रेडी होके हम एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। ठीक है। और आने के बाद नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होता है वो पूरा दिन का हम बनाकर रख देते हैं, क्योंकि बीच में वहाँ पर टाइम ही नहीं होता है। हम ये कोशिश करते हैं कि सारा काम हम निपटा कर, इसीलिए हम मैनेज। चलिए, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज की इस पॉडकास्ट में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और उनको ये देखना चाहिए, जो भी लेडीज़ हैं खासकर उनको देखना चाहिए कि कैसे मजबूती से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनके बावजूद। और बाकी रुचिका मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नीचे मैं कांटेक्ट दे दूंगा, अगर आपको मार्केटिंग करानी है, डिस्ट्रीब्यूशन कराना है अपने कॉस्मेटिक ब्रांड का, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग सर्विसेज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पॉडकास्ट हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।